आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी रामनगर नाम के जगह की है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। रामनगर एक कोलवरी इलाका है जहां एक समय कोयले की बहुत सी खदानें हुआ करते थे। उस समय घर बहुत दूर दूर हुआ करते थे, रोशनी की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी। बस अलग अलग जगहों से कोलवरी में नौकरी पाने के लिए लोग आया करते थे। उस समय नौकरी आसानी से लग भी जाया करती थी। कुछ लोग दिन में ड्यूटी करते थे तो कुछ रात में। विजय देवघर रात में ज़्यादातर उनकी ड्यूटी लगती थी। उनके घर से खदान जहां वो काम करते थे वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वो अक्सर पैदल ही आया जाया करते थे। वैसे उनके घर से एक शॉर्टकट भी था जो कि सड़क से ना जाकर रेलवे लाइन के किनारे से होकर जाता था। वैसे ये कोई रेलवे का मेन लाइन तो नहीं था, ये कोलवरी का रेल लाइन था जिससे होकर खदानों से कोयला मेन लाइन में जाता था। यह रास्ता लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कम कर देता था, तो विजय अक्सर इसी रास्ते से होकर जाया करते थे। विजय जिस रेलवे लाइन के किनारे से जाता था वो ऊंचाई पर था, जबकि रेलवे ट्रैक नीचे था। विजय जब भी उस रास्ते से जाता था तो उसे नीचे रेलवे ट्रैक पर कोई रोशनी सी दिखाई देती थी। उसे लगता था कि कोई रेलवे का कर्मचारी होगा जो लालटेन लेकर जा रहा है। उसने ऊपर से कई बार आवाज़ भी लगाई कि शायद नीचे से कोई जवाब देगा, पर कभी कोई जवाब नहीं देता था, तो विजय भी चुपचाप अपने काम पर चला जाता। ऐसे ही रोज का माजरा था। विजय को भी अच्छा ही लगता था कि कोई तो है जो उसके साथ काम पर जाता है। उसको भी कंपनी मिल जाती थी तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। विजय रोज उस आदमी को आवाज़ लगाता और नीचे वाला कोई जवाब नहीं देता। विजय सोचता कि ये रेलवे वाला कितना घमंडी है, कभी जवाब ही नहीं देता। फिर सोचता हो सकता है कि उस तक आवाज़ ही नहीं पहुंचती हो। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। विजय को भी जाने अनजाने एक अनजान साथी मिल गया था जो रोज उसी के साथ काम पर जाता था। बीच में विजय की तबीयत खराब हो गई तो वो सोचने लगा कि बेचारा वो रेलवे कर्मचारी रात को अकेले ही काम पर जाता होगा। कम से कम मैं जाता था तो उसको अकेलापन तो नहीं लगता था। विजय ने तय किया कि जैसे ही वो ठीक होगा तो उस आदमी से ज़रूर मिलेगा। जब एक ही रास्ते से काम पर जाना है तो क्यों ना साथ ही जाएं। वैसे भी वो रास्ता एकदम सुनसान रहता है, ऊपर से घुप अंधेरा। जल्दी ही विजय स्वस्थ हो गया और आज काम पर जाने से पहले उसने तय किया कि वो आज उस रेलवे कर्मचारी से ज़रूर मिलेगा। वो आज जल्दी ही घर से निकल गया। उसने हाथ में एक टॉर्च थी। वो रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चल ही रहा था, पर आज उसे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। वो थोड़ा उदास हो गया कि शायद रेलवे कर्मचारी वाला आज काम पर नहीं जाएगा, पर तभी उसे दूर से एक रोशनी अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने मन में सोचा, ये रेलवे कर्मचारी वाला काम से लौट रहा है, शायद उसकी मॉर्निंग शिफ्ट रही होगी। जो भी हो, आज तो मिल ही लूँगा। विजय धीरे धीरे करके उसकी तरफ नीचे रेलवे ट्रैक पर उतर आया। वो रोशनी उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी, पर रोशनी के चमक के कारण कोई नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो रोशनी विजय की तरफ ही बढ़ी आ रही थी। विजय भी उसके पास आने का इंतज़ार कर रहा था। अब वो रोशनी विजय के लगभग 100 मीटर की दूरी पर होगी, तो विजय ने अपने टॉर्च का मुंह उसकी ओर कर दिया। सामने जो नज़ारा था शायद वो हार्ट अटैक के लिए काफ़ी था। एक प्रेत जिसका सिर नहीं था और उसके सीने पर 2 लाइट जल रहे थे। वो अपने दोनों हाथों को बार बार फैला रहा था, फिर बंद कर रहा था। अगर कोई उसकी पकड़ में आ गया तो पता नहीं उसका क्या हश्र होने वाला था। जो भी हो, अब वो प्रेत विजय के काफ़ी करीब आ चुका था
और विजय अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थे, पर पता नहीं अचानक कहां से उसके अंदर ताकत आ गई। वो फुर्ती से वापस ऊपर चढ़ गया और वो प्रेत उसके नीचे से अपने हाथों को फैलाता हुआ आगे बढ़ गया। अब विजय को समझ आ गया, लोग जो बताते हैं कि जिन लोगों की मौत रेलगाड़ी से कटकर हो जाती है, वो प्रेत बनकर ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर भटकते रहते हैं। जो भी हो, विजय ने आज मौत को बिल्कुल सामने से देख लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं जब सोकर उठा तो तब घड़ी में शाम के 6:30 बज रहे थे। हालांकि दोपहर के वक्त मैं जल्दी सोता नहीं हूं, मगर गांव आकर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हर दोपहर मेरी आंख लग जाती है। नींद से जागकर अभी मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी मेरा छोटा भाई चलते हुए मेरे पास आया और बोला, उठ गए भैया आप? क्या हो गया आपको? आप तो दोपहर को कभी सोते नहीं थे। इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्या हो गया है, शहर से गांव आकर रोज दोपहर को सो जाता हूँ। अच्छा सुन, तू बाजार से सामान लेकर आ गया क्या? इस पर छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, बस अब जा ही रहा हूँ। तो मैंने कहा, तू रहने दे, आज मैं बाजार होकर आता हूँ, जा सामान की पर्ची ले आ। जिसके बाद छोटे भाई ने मेरे हाथों में सामान की एक लंबी पर्ची थमा दी। मैंने पर्ची लेकर अपने जेब में रखा और भाई की खटारा साइकिल उठाकर बाजार की तरफ चलता बना। ठंड का मौसम होने की वजह से लगभग अंधेरा हो चुका था। हमारे घर से बाजार की दूरी यहीं कोई 2-3 किलोमीटर की रही होगी। साइकिल चलाकर मैं कुछ आधा 1 घंटा में बाजार पहुंच गया, मगर बाजार पहुंचकर मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। बाजार की 90% दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन इतनी जल्दी सारी दुकानें बंद कैसे हो गईं? खैर, मैं एक खुली दुकान के पास गया, जिसका दुकानदार मेरी ही गांव का था। पहले तो उस दुकानदार ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गया। तभी मैंने उस दुकानदार यानी भरत काका से कहा, काका, ये सारी दुकानें इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई? ये तो रात तक खुली रहती थी ना पहले। इस पर भरत काका ने कहा, पहले की बात ही कुछ और थी, अब सब कुछ बदल गया है। चोर डकैत की बड़ी दहशत फैल गई है हमारे बगल के गांव में। मैं भी दुकान बंद करके बस अब जा ही रहा हूं। इस पर मैंने भरत काका से कहा, पर पहले तो ये सब नहीं था, अब क्या हो गया? तो भरत काका ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है। लाओ पर्ची दिखाओ, जल्दी जल्दी सामान दे देता हूं, फिर मुझे भी जाना है। लिहाजा मैंने सामानों की पर्ची भरत काका को पकड़ा दी और बाजार में थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। बाजार पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। खैर, कुछ देर के बाद भरत काका ने सारा सामान थैले में भरकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने उन्हें पैसे चुकाए और अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ चलता बना। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रास्ते पर मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। स्ट्रीट लाइट तो दूर, रास्ता भी कच्चा था, जिस वजह से साइकिल चलाने में मुझे काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि घर से निकलते वक्त मेरे छोटे भाई ने मुझे एक बैटरी टॉर्च पकड़ा दिया था, जो कि अभी इस रास्ते पर मेरे काम आ रहा है। उस कच्चे रास्ते के अगल बगल जंगल होने की वजह से रात कीड़ों की आवाजें काफी तेजी से मेरे कानों में आ रही थी। चलते चलते मैं अब गांव के इकलौते शमशान के पास आ गया था। अभी मैं शमशान के पास से गुजर ही रहा था, तभी मैंने देखा कि शमशान के अंदर एक लाश जल रही है। मगर अजीब बात तो ये थी
कि उस लाश के आसपास कोई नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक चिता पूरी तरह से ना जल जाए तब तक परिजनों को वहां से नहीं हटना चाहिए। तो फिर इस लाश के परिजन कहां चले गए? उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी साइकिल को शमशान के बाहर रोककर टकटकी बांधे उस लाश को देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद मुझे जब ध्यान आया तो मैं साइकिल लेकर वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों मुझे अब काफी अजीब सा लगने लगा था। मुझे मेरी साइकिल अपने आप ही भारी लगने लगी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि ऐसा नहीं हो सकता था, मगर फिर भी मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कहीं कोई साइकिल के पीछे बैठा तो नहीं है। मगर साइकिल के पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। यही सोचकर मैं वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मेरी साइकिल के हैंडल पर सामानों का थैला लटक रहा था, शायद इसलिए साइकिल भारी लग रही होगी। मन में उमड़ते सवालों को इसी जवाब से शांत करके मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। शाम अब रात का रूप ले चुकी थी। आसमान पर चांद निकल आया था, मगर रास्ते के अगल बगल घना जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने मुझे अंदर तक झिंझोड़कर रख दिया। पारस, मुझसे बात भी नहीं करेगा? आवाज सुनते ही मैं साइकिल रोककर तुरंत पीछे पलटा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मेरी साइकिल के पीछे मेरी इसी गांव का एक दोस्त रमेश बैठा हुआ था। रमेश को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये मेरी साइकिल के पीछे कब बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक तो साइकिल के पीछे कोई भी नहीं था। तभी मैंने कहा, रमेश, तू कब बैठ गया साइकिल में? इस पर रमेश ने कहा, मैं तो शमशान के पास ही तेरी साइकिल में बैठा हुआ था, तूने ही नहीं देखा। अच्छा, एक काम करेगा? इस पर मैंने कहा, क्या? बोल, मैं कर दूंगा। तो इस पर रमेश ने कहा, ये बैग ले जाकर मेरे घर पर दे देगा? इस पर मैंने कहा, हाँ चल, तू भी चल रहा है ना? तो रमेश बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, तू जाकर दे आ। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर रमेश अपने ही घर में क्यों नहीं जा सकता। मगर मैं और रमेश इतने अच्छे दोस्त थे कि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। और वैसे भी रमेश के पिताजी को मिले बहुत दिन हो गए, तो उनसे मिलने का ये अच्छा मौका रहेगा। यही सब सोचकर मैंने रमेश को हाँ कर दिया और बोला, ये बैग तो मैं अभी पहुंचा दूंगा, पर ये बता तू घर क्यों नहीं जा रहा? मगर इस पर रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और साथ ही उसका चेहरा थोड़ा उतर सा गया। मैं समझ गया कि रमेश ने जरूर घर पर झगड़ा किया होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करता था। जिसके बाद मैंने रमेश के हाथों से वो बैग लिया और साइकिल की हैंडल पर लटकाकर आगे बढ़ने लगा। मैं वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे जहन में पता नहीं क्या आया। मैं साइकिल चलाते हुए ही रमेश को देखने के लिए पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे रमेश कहीं पर भी नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? रमेश इतनी जल्दी कहां गायब हो सकता है? खैर, मुझे लगा शायद कहीं चला गया होगा। जिसके बाद मैं रमेश के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। चूंकि रमेश का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं कुछ मिनटों में ही उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था, लिहाजा मैं साइकिल से नीचे उतरकर घर के दरवाजे पर गया और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कुछ देर दरवाजा पीटने पर रमेश के पिताजी ने दरवाजा खोला। पहले तो मैंने
काका के पांव छुए, फिर रमेश के दिए गए बैग को उन्हें पकड़ाते हुए कहा, काका अभी रास्ते में मुझे रमेश मिला था, उसी ने ये बैग दिया। और क्या हुआ, रमेश घर क्यों नहीं आ रहा? फिर उसने झगड़ा किया क्या? मुझसे ये सुनते ही पता नहीं रमेश के पिताजी को क्या हो गया, वो एकदम से सुन्न पड़ गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने कहा, रमेश पर वो कैसे हो सकता है? रमेश को मरे तो आज 3 दिन बीत चुके हैं। इतना कहकर रमेश के पिताजी ने तुरंत उस बैग को खोला तो उस बैग में काफी सारे पैसे और गहने वगैरह थे। रमेश के पिताजी की आंखें नम हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काका क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद काका ने बताया, दरअसल रमेश की बहन की शादी लगने वाली थी। रमेश घर के सारे गहने और जेवर वगैरह दूसरे गांव में बेचने जा रहा था, मगर तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। सारे जेवर वगैरह उन्होंने लूटे ही साथ रमेश को जान से मार डाला। काका की सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मुझे पूरा मामला समझ आ गया। दरअसल रमेश की आत्मा ने ये जेवर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं उसका काफी अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि मैं उसके साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से रमेश ना तो मुझे कभी दिखा और ना ही किसी और ने उसे देखा, मगर मरने के बाद भी रमेश ने मुझे ये बता दिया कि मैं ही उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे अच्छे से याद है वो दिन हम लोग नानी घर में थे। बरसात का मौसम था और हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। रात का पहर था। मैं तब छोटा था और अपनी नानी के साथ ही सोया करता था। मेरी आदत थी कि मैं बिना कहानी सुने मुझे नींद नहीं आती थी। आदतन मैंने अपनी नानी को कहानी सुनाने की जिद की तो नानी ने कहा, ठीक है चलो एक कहानी सुनाती हूँ, मगर ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो बहुत साल पहले हमारे गांव में घटी थी। ये कहकर नानी ने किस्सा शुरू किया। बहुत साल पहले हमारे गांव में बिरजू नाम का एक आदमी हुआ करता था। बिरजू को अपने खेत और उसकी फसलों से प्यार था, इसलिए वो हमेशा अपने कई एकड़ में फैले खेतों के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता था। रात को अपनी कुटिया में सोता और सुबह वापस अपने घर जाकर नित्यक्रम करके वापस परिवार वालों से मिलता था। कुटिया से कुछ दूर में एक छोटा सा कुआं हुआ करता था। वो कुआं बहुत ही पुराना और गंदे पानी से भरा हुआ था। काफी समय से वहां से ना पानी निकाला गया और ना ही उसको उपयोग में लाया गया, इसलिए चारों तरफ से झड़ियों से घिरा हुआ था जिसमें काई भी लग चुके थे। हरे रंग के और छोटे छोटे जीव पैदा होते थे जो मच्छर व पतंगों की जितने बड़े थे। कहते हैं उस कुएं का इस्तेमाल ना करने और उसे साफ नहीं कराने की वजह से कुछ रहस्यमयी जीवों का भी वहां वास हो गया था जो इंसान से बहुत ताकतवर और अदृश्य थे। उसे भूतों वाला कुआं बताया जाता था जिसके पास कोई नहीं जाता। खास तौर पर रात के अंधेरे में वो लोगों को आवाज लगाती है, ये कहा जाता था। रोज के दिनचर्या से बिरजू खुश था। दिन बीतते गया और वो अपने खेत व फसलों की देखभाल करने रात को निकल गया। उस दिन भी वैसे ही हुआ। बिरजू अपनी पत्नी संध्या को बताकर रात को अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। जरूरत के सारे सामान भी उसने पकड़ लिए थे और जब कुटिया के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा तब एक अजीब सी आवाज आई, बहुत दूर से, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो।
वो रात अमावस की थी। इधर उधर देखने के बाद कहीं कोई नजर नहीं आया और फिर बिरजू अंदर चला गया अपनी कुटिया के और सोने की तैयारी करने लगा और अपने चारपाई पर लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर बिरजू की नींद खुली। वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे। बिरजू को किसी ने जोर से आवाज लगाई। वो झट से उठकर बैठ गया। ये आवाज जानी पहचानी थी, उसके बेटे राजेश की। बिरजू दंग रह गया क्योंकि उसके बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी, वो भी 2 साल पहले। फिर यह आवाज कौन दे रहा होगा? फिर से आवाज आई और वो पुत्र मोह के कारण दरवाजा खोल दिया। कुछ दूर मरा हुआ बेटा राजेश उसको पेड़ के पीछे से झांक कर अपने पास बुलाते हुए इशारा कर रहा था। ये नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हुआ। कपड़े भी उसके बेटे की तरह ही उसने पहन रखे थे। बिरजू की बुद्धि चकरा गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फौरन दौड़ पड़ा और अपने बेटे के पास चला गया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा और अपने लड़के के आंखों में देखा, उसकी आंखें भूरी रंग की थी। उसकी आंखों से सम्मोहित होकर बिरजू देखता रहा। राजेश अपने कदमों को पीछे की ओर ले जाते हुए चलता हुआ बिरजू को अपने पास आने का इशारा करने लगा और वो भी मंत्रमुग्ध हुए उसके पास जाने लगा। बहुत दूर जाकर वो दोनों कुएं के पास पहुंच चुके थे। राजेश का रूप बदल चुका था। वो नीले रंग की एक औरत का रूप ले लिया। उसके माथे में एक खोपड़ी बिंदी के आकार की थी। सुबह बिरजू अपने घर नहीं पहुंचा। काफी देर हो चुकी थी। दोपहर होने के बाद उसकी चिंता में संध्या परेशान होने लगी। दूसरा पहर बीत जाने के बाद वो अपनी सहेली को लेकर कुटिया तक गई। कुटिया का दरवाजा खुला था पर बिरजू वहां नहीं था। दूर दूर तक खेतों में खोजने के बाद भी जब बिरजू नहीं मिला, शाम हो चुकी थी। तब वो दोनों कुएं की ओर चले गए। वहां कुएं के बाहर बिरजू का गमछा लटका हुआ दिखा तो उन्हें शक हुआ और वो दोनों कुएं के अंदर जब देखने लगे तो उनके होश उड़ गए। उस कुएं के अंदर बिरजू की लाश थी। विचित्र तरीके से पूरा शरीर मुड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई और मुंह भी खुला हुआ था। दोनों फौरन जाकर ये बात सरपंच जी को बताई और दूसरे दिन सुबह उसके लाश को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। बिरजू के साथ इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। कहते हैं बिरजू की पत्नी को भी उसकी आत्मा कई दिनों तक दिखती रही। फिर तांत्रिक के बुलाए जाने पर सब कुछ ठीक हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।